चमत्कारी जिन। एक लड़का था, वो अनाथ, उसका नाम था अनूप सिंह। वो था तो बहुत समझदार, लेकिन उसने कई जगह नौकरी करनी चाहिए, पर उसे नौकरी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे उसको चोरी करने की आदत पड़ गई, लेकिन वो पूरे दिन में चोरी करके जो कुछ लाता, उसमें से अपने घर का खर्चा निकालकर बाकी सब अपने जैसे गरीब और अनाथ बच्चों में बांट देता था। वो सोचता था कि मजबूरी में कहीं उनको भी चोरी करने की आदत न पड़ जाए। बहुत समय बीतता गया। एक दिन जब वो चोरी का सामान देख रहा था, तभी उसे एक मखमली डिब्बा दिखा। जब उसने उसको खोला तो उसमें एक छोटी शीशी मिली और उसकी उत्सुकता बढ़ गई। ये डिब्बा उसे किसी जादूगर के घर से चोरी किए हुए सामान में से मिला था, इसीलिए वो और भी उत्सुक था। वो सोचने लगा, इसमें क्या है, खोलकर देखता हूँ। जैसे ही उसने नन्ही सी शीशी का कार्प खोला, पहले तो नीले रंग का धुआं निकलता, फिर थोड़ी रोशनी हुई और वहाँ एक नन्हा सा अंगूठे के बराबर एक बोना प्रकट हुआ। अनूप उसको देखकर चौंक गया, फिर उसको अपनी हथेली पर उठा लिया। पर ये क्या करता, वो नन्हा बोना हथेली पर से कूद गया और एक आम आदमी बन गया। उसने अनूप को बताया कि उसको जादूगर ने जादू से नीली शीशी में बंद कर दिया था, लेकिन जैसे ही तुमने मेरा स्पर्श किया, मैं अपने असली रूप में आ गया। अब तुम मेरे मालिक हो और मैं जीवन भर तुम्हारा गुलाम रहूंगा। बस तुम उस जादूगर के पास मुझे कभी मत भेजना। अनूप सोचने लगा, जिन मेरे किस काम आएगा। उसने पूछा, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए? जिन्न बोला, मालिक मुझे रहमत कहकर बुलाते हैं, आपको जो चाहिए वो सब आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अनूप उसे देखता रहा, फिर सोचने लगा, अभी तो मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाना चाहिए। और देखते ही देखते बहुत तरह तरह के व्यंजन सज गए और लड़के ने खूब छक कर खाना खाया। रहमत बोला, मालिक अब दूसरा आदेश दे। अनूप बोला, बचा हुआ सारा भोजन अनाथ बच्चों में बंटवा दो। ऐसा ही होगा मालिक, कहकर रहमत चला गया। थोड़ी देर में वो फिर हाजिर हो गया और बोला, मालिक दूसरा हुक्म चाहिए। अब तो अनूप सिंह सोचने लगा कि मैं क्या करूं। तभी उसने कहा, अच्छा चलो मुझे पूरा शहर घुमा दो। जिन्न बोला, जो हुक्म मालिक, आप आइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। पहले तो अनूप सिंह डर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जिन्न की पीठ पर बैठा, जिन्न हवा में उड़ने लगा। तब अनूप सिंह को बहुत मजा आया और उसने कहा, मुझे राजा के महल के पास ले चलो और राजकुमारी की खिड़की के पास उतार दो। जिन्न ने पहले से ही उसके लिए वस्त्र और आभूषण मंगा लिए थे और जिन्न ने वैसा ही किया। अनूप सिंह जब कभी महल के सामने से जाता था तो राजकुमारी को खिड़की पर खड़े देखता था। आज जब वो खिड़की के पास पहुंचा, तब राजकुमारी सो रही थी। वो तो उसको देखने में इतना मग्न हो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। उसे देखता रहा, जब पीछे मुड़ा, जिन्न ने पूछा, अब कहाँ चले? वो बोला, अब सीधे घर चलो। लेकिन घर जाकर वो बहुत उदास होकर बैठ गया। जिन्न ने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, मुझे वो राजकुमारी बहुत पसंद है। जिन्न ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे मिलवाने रोज ही ले चलूंगा। अब उसका रोज यही नियम बन गया। वो रोज खिड़की के सामने जाकर खड़ा हो जाता। एक सप्ताह बीते। एक दिन राजकुमारी ने उसे देख लिया और वो उस पर मुग्ध हो गई। उसको अंदर बुलाया। अब वे दोनों खूब सारी बातें करते। एक दिन राजकुमारी बात करते करते उदास हो गई। लड़के के पूछने पर उसने बताया कि उसका विवाह बचपन में ही उसके पिता ने एक मित्र के बेटे विक्रम सिंह से तय कर दिया था, लेकिन वो ये विवाह नहीं करना चाहती थी। तब अनूप सिंह ने कहा, तुम अपने पिता से विवाह करने को मना कर दो। उसने बताया कि विक्रम सिंह बहुत ही ताकतवर और घमंडी इंसान है, लेकिन उसके पिता की मजबूरी है कि उसके पास बहुत बड़ी सेना है, इसीलिए वो उसका विवाह करना चाहते थे, ताकि जब जरूरत हो तो उसकी सेना काम आ सके।
अगर उससे विवाह नहीं होगा तो वो हमारे राज्य पर आक्रमण कर देगा। ये सुनकर अनूप सिंह उदास हो गया। उसने घर आकर सारी बातें जिन्न को बताई। जिन्न ने अनूप सिंह को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे उससे मिलवा दो। अनूप सिंह ने जब ये बात राजकुमारी को बताई तो एक दिन उसने राजकुमार विक्रम सिंह को दावत पर बुलाया, जिससे उसका विवाह तय हुआ था, और साथ में अनूप सिंह को भी बुलाया। राजकुमारी का मंगेतर अनूप सिंह को देखते ही आग बबूला हो गया। तभी जिन्न प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हें जितनी भी सेना भेजनी है भेज दो, युद्ध के लिए हम तैयार हैं। राजा को जब मालूम हुआ तो वो बहुत घबरा गए, लेकिन अब युद्ध का बिगुल हो चुका था। दोनों तरफ की सेना मैदान में थी। उस राजकुमार विक्रम सिंह की विशालकाय सेना को देखकर राजा की सेना के तो पसीने छूट गए। लेकिन जैसे ही सेना मैदान में आई, सबसे पहली पंक्ति में जिन्न आकर खड़ा हो गया। दूसरी विशालकाय सेना को देखते ही उसने फूंक मारी और पूरी सेना ही हवा में कलाबाजियां खाने लगी। सब तितर बितर हो गए। दूसरे दिन राजकुमार विक्रम सिंह स्वयं सेना लेकर आया। अब की बार तो जिन्न ने ऐसी फूंक मारी कि सब जाकर पेड़ों की डालियों में अटक गए। विक्रम सिंह चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जिन्न बोला, अपनी हार स्वीकार करो पहले। विक्रम सिंह उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसने राजा से तथा राजकुमारी से भी माफी मांगी और ये भी वचन दिया कि आगे से वो कभी ऐसा हिमाकत नहीं करेगा। राजा बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने राजकुमारी का विवाह अनूप सिंह से कर दिया। जिन्न के इस चमत्कार से सब खुशी खुशी रहने लगे। अनूप सिंह जिन्न से बोला, मैं तुम्हें अब आजाद करता हूँ, तुम जाओ। लेकिन जिन्न ने कहा, नहीं, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। हाँ, बस आप ये ध्यान रखिए, आपको जब भी मेरी जरूरत हो सिर्फ 3 बार ताली बजाइए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। अब अनूप सिंह भी खुश हो गया। राजकुमारी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा और जिन्न भी अपनी दुनिया में चला गया। अनूप सिंह को जब भी उसको बुलाना होता तो वो उसके सामने हाजिर हो जाता। लेकिन अब वो किसी का गुलाम नहीं था, बल्कि उसका सच्चा मित्र था। एक गांव में सुषमा नाम की एक बच्ची रहती है। उसको डांस का बहुत शौक रहता है और वह बहुत अच्छा डांस करती है। सुषमा हमेशा इस फिराक में रहती है कि कब उसको डांस का मौका मिले। स्कूल के हर कार्यक्रम में सुषमा डांस करती है और हमेशा फर्स्ट आती है। इस बात से उसके सभी दोस्त बहुत चिढ़ते हैं। एक दिन सुषमा की दोस्त आरती सुषमा से कहती है, अरे सुषमा, तुम इतना अच्छा डांस कैसे कर लेती हो? मुझे भी सिखा दो ना डांस। मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतना अच्छा डांस कैसे सीख गई। मुझे भी सिखा दो ना। और आरती जिद करने लगती है, ठीक है, कल से मैं तुम्हें डांस सिखाना शुरू करूंगी, लेकिन देर मत करना क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है। अरे नहीं, मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी, ठीक 5 बजे। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। सुषमा और आरती बहुत अच्छी दोस्त होती हैं, इसलिए सुषमा आरती को मना नहीं कर पाती। अगले दिन शाम को सुषमा के घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सुषमा दरवाजा खोलती है। अरे वाह आरती, तुम तो बिल्कुल समय पर आई हो। हाँ, तुमने ही तो कहा था समय पर आना। कुछ ही दिनों में स्कूल में फिर से एक कार्यक्रम होता है और इस बार सुषमा और आरती साथ में डांस करती हैं। इस बार तो दोनों के डांस की सभी बहुत तारीफ करते हैं। अब अधिकतर कार्यक्रम में दोनों साथ में ही डांस करते हैं। एक दिन आरती सुषमा के घर आती है, लेकिन आरती अब सुषमा से चिढ़ने लगती है। आरती चाहती है कि वे हमेशा फर्स्ट आए। क्या हुआ आरती, तुम अचानक यहाँ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, लेकिन मेरी डांस वाली जूती टूट गई है। कार्यक्रम के पहले मेरे पापा मम्मी मुझे जूती दिला देंगे। क्या मैं तब तक के लिए तुम्हारी जूती पहन के डांस की तैयारी कर सकती हूँ?
इस बार दोनों को अलग अलग डांस करना होता है। सुषमा को समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। लेकिन आरती, फिर मैं कैसे तैयारी करूंगी डांस की? तुम तो वैसे भी बहुत अच्छा डांस करती हो, लेकिन मुझे तैयारी की बहुत जरूरत है। मेरी जूती आते ही मैं तुमको ये जूती वापस कर दूंगी। आरती नहीं चाहती कि सुषमा इस बार कार्यक्रम में फर्स्ट आए और वे उसकी जूती ले जाती है। कुछ दिन बाद, आरती, मेरी जूती वापस कर दो। तुम्हारे पास तो जूती आ गई होगी ना अब? हाँ, आज मैं वह वापस कर दूंगी। आरती सुषमा को टूटी हुई जूती देती है। पता नहीं ये कैसे टूट गई, और मेरी भी जूती अभी तक आई नहीं तो मैं तुमको अपनी जूती दे देती। सुषमा को बहुत रोना आता है, लेकिन सुषमा आरती को कुछ नहीं कहती। सुषमा को उसके माता पिता ने वह जूती कुछ ही समय पहले दिलाई होती है। सुषमा बहुत रोती है, तभी सुषमा के पापा उसको देखते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पापा, मेरी जूती टूट गई है। और वे अपने पापा को सब बताती है। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए दूसरी जूती ले आऊंगा। सच पापा? हाँ बेटा, कल शाम को मैं आपके लिए नई जूती ले आऊंगा। और इतना कहकर पापा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके पास भी इतने पैसे नहीं होते कि वे सुषमा को जूती दिला पाएं। वे दूसरे दिन अपनी घड़ी गिरवी रख देते हैं और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे सुषमा के लिए नई जूती ले आते हैं। अब सुषमा बहुत खुश होती है। अगले दिन सुषमा का कार्यक्रम होता है, लेकिन अचानक सुषमा सोच में पड़ जाती है। जूती तो आ गई, लेकिन मैंने कुछ तैयारी तो की नहीं। तभी आवाज आती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुषमा देखती है आवाज जूती से आती है। तुम बोल कैसे सकती हो? मैं जादुई जूती हूँ। इस बार सुषमा का डांस कमाल का होता है। सुषमा को यकीन ही नहीं होता कि उसने ही ये डांस किया है। अब बिना तैयारी के भी सुषमा का डांस पहले से बेहतर हो जाता है। आरती को शक होता है। आरती एक दिन चुपके से देखती है कि सुषमा अपनी जूती से बात कर रही होती है। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने उस दिन से आज तक मेरा इतना साथ दिया। मैं समझ सकती हूँ, अब तुम चिंता मत करना। इतना देखते ही आरती समझ जाती है कि सुषमा की जूती जादुई जूती है। जादुई जूती सुषमा को पहले ही आरती के बारे में बता चुकी होती है। इस बार जब आरती सुषमा की जूती को तोड़ने जाती है तो सुषमा उसे देख लेती है। आरती, तुमने पहले भी मेरी जूती तोड़ी थी ना, ताकि मैं फर्स्ट ना आ सकूं? आरती डर जाती है। सुषमा, मुझे माफ कर दो। और बहुत रोती है। सुषमा को उस पर दया आ जाती है। ठीक है, लेकिन आज के बाद किसी की चीज के साथ ऐसा मत करना। आरती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है।